नमस्कार मित्रों, स्वागत है यूट्यूब तक चैनल जस्टिस तक में। मैं आरपी मीना स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वैसे तो हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देना चाहते थे। कई अभ्यर्थी हमारे पास में आए कल, और उनमें से एक कल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बेसिकली गायब हो गया था, गुम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि उनके पास में ना तो ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी थी और ना किसी प्रकार के उन्होंने नंबर नोट करके रखे हुए थे, केवल नाम पता, इसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं था। तो मित्रों देखिए, अगर इसमें चिंता करने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है, आम समस्याएं हैं, होती रहती हैं। जब आप आरटीओ ऑफिस में जाओगे तो वहां पर आपसे जो दलाल है, दलाली के नाम पर इसी काम के लिए 5-7 हजार रुपए का आपके चूना लगा देगा और प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी जो निर्धारित है। अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, जो एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसी प्रकार से आपका पासपोर्ट है, ये कई बार खो जाते हैं, खुदा न खास्ता, और कई बार हम कॉपी अपने पास में रख भी नहीं पाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, आप जो है अगर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप आरटी ऑफिस में चले जाइए, या कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जाइए पुलिस स्टेशन पे, अपने नाम पते के साथ में अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, नंबर 1, और उसके लिए आपको एक एफआईआर की प्रति मिल जाएगी। ये हो गया काम। दूसरा काम है, अगर आरटी ऑफिस में जाकर के और कोई भला मानुस आपको अगर उसके नंबर वगैरह दे सके तो वेल एंड गुड है, कंप्यूटर पर निकाल के बड़े आराम से दे देते हैं। तीसरा काम आपको इसके लिए जो करना है वो करना है मित्रों, ये तो हो गई गुमशुदगी की रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज हो गई, थाने से ले लिया उसकी कॉपी, ओके। नाउ सेकंड जो पोजीशन है, सेकंड जो काम करना है आपको, उसके लिए जो कंट्रोल रूम है उसमें एक एप्लीकेशन और देनी है। एक फॉर्मेट होता है इसी का, जो कंट्रोल रूम, जो पुलिस कंट्रोल रूम होता है, ये तो करना पड़ेगा, इतनी फॉर्मेलिटी तो आपको पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर के एक फॉर्म भरना होता है, और वहां उसको फॉर्म की कॉपी आपको वो लोग दे देते हैं सील ठप्पा लगा करके। उसके आधार पर फिर तीसरा फॉर्म आपको आरटीओ ऑफिस में भरना होता है, और आरटीओ ऑफिस में भर के और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बड़े आराम से वापस डुप्लीकेट इशू हो जाता है। यदि एक्सपायरी पीरियड से पहले का है, आपका सपोज करिए एक्सपायरी पीरियड से पहले ही ये काम हो जाता है, तब आपको ट्रायल देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका बड़े आराम से विदाउट ट्रायल एप्लीकेशन देके निर्धारित जो फीस है वो उसमें लगेगी, निर्धारित फीस, उसकी वो रसीद देगा बाकायदा, जितनी की रसीद काटे उतने ही उसको पैसे देने की आवश्यकता है, बाकी दलाली या किसी प्रकार की कोई रिश्वत देने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। और यदि आपका एक्सपायरी डेट के बाद ऐसा होता है, खोता है, या आप एक्सपायरी डेट के बाद में जाते हो इस प्रक्रिया के लिए, तो फिर मित्रों उसका तरीका यह है कि आपका जो है, जो भी आप 4 व्हीलर का लाइसेंस है कि 2 व्हीलर का लाइसेंस है, तो उस व्हीकल के साथ जाकर के और आपको वहां पर ट्रायल देनी होगी। उनका जो 8 बना हुआ होता है उसमें आपको बाकायदा ट्रायल देनी होगी। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम है, तो वो आपको ट्रायल देनी होगी, अदरवाइज ट्रायल देने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप एक्सपायरी डेट से पहले लेकर के और चले जाते हैं तो ये फंडामेंटल जानकारी है, आम जनता के साथ में ये चीजें घटित होती रहती हैं, और इसी काम के लिए हम लोग जाकर के वहां पर 10-20 हजार, 5-10 हजार रुपए का चूना तो बड़े आराम से लग जाता है हमको, और वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही वो इश्यू होता है अल्टीमेटली। वो दलाल जो बैठे रहते हैं वो करते कुछ नहीं है वहां पर, वो जो प्रक्रिया आप कर रहे हो वही वो प्रक्रिया करते हैं। ये तो है नहीं कि जाते ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा, 1-2 दिन का जो टाइम लगता है वो लगता है। अच्छा, आजकल ये काम सब ऑनलाइन भी हो गए हैं, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ऑनलाइन उसके वेब ऐप खोल लीजिएगा और उसको भर दीजिएगा, जो भी वो क्यूरी करता है उसको आप जो है उसमें अपलोड करते चले जाइएगा, आपका लाइसेंस मिल जाएगा बड़े आराम से। तो आपको ये छोटी सी, जैसे कि आपको जो एफआईआर की कॉपी सपोज करो वहां नहीं जाना है, आप इस पर अपलोड कर दीजिएगा, यादगार कंट्रोल रूम से लेकर के कॉपी उसको अपलोड कर दीजिएगा, और फिर जो वो ओटीपी नंबर देता है उसको आप उसमें फीड कर दीजिएगा, और फिर जो क्यूरी करता है उस क्यूरी को आप बता दीजिएगा। अगर वो कहता है कि ट्रायल की कंडीशन होती है तो आपको ट्रायल की डेट आ जाएगी, जाकर ट्रायल दे आइए। इसमें कहीं कोई परेशान होने की और कहीं रिश्वत देने की या पैसे खिलाने पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को कृपया नोट करें। दूसरा, एक तो एक समस्या तो ये है, ओके। थोड़ा सा अब डिफरेंट इश्यू पे जाएंगे आज हम, दिस इज वन वन एस्पेक्ट ऑफ टुडेज वीडियो। सेकंड एस्पेक्ट है मित्रों, जो घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, फैमिलीज के बीच में जो तनाव होते रहते हैं, उसमें
हमारा जो इंडियन पेनल कोड है उसकी धारा है 498A, जिसमें जो मैरिड वुमेन है उसके लिए प्रावधान है कि वो घरेलू हिंसा का शिकार ना हो, हस्बैंड उसे दहेज न मांगे, उसको प्रताड़ित ना करे, उसको विक्टिमाइज ना करे, मारपीट ना करे। इसके लिए 498A धारा का प्रावधान किया हुआ है। जाकर के पुलिस में FIR दर्ज कराइए तो उसमें गिरफ्तारी तक भी हो जाती है, जो भी महिला को कोई परेशान करता है तो। ये 498 आम, चूंकि आम परिवारों में ऐसा होता रहता है, इसलिए हम इसके ऊपर विशेष रूप से आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहते हैं कि उसके लिए इंडियन पेनल कोड जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 498। अब समस्या यह है कि इस धारा का क्या पुरुषों पर ही लागू होती है या ये महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि क्रुएलिटी, ये धारा बेसिकली क्रुएलिटी से रिलेटेड है, अत्याचार ना करें, विक्टिमाइजेशन ना करें। तो महिलाएं जो हैं वो भी तो पुरुष का विक्टिमाइजेशन कर सकती हैं, इसलिए पुरुष भी इसके अधिकारी होने चाहिए। ये धारा स्पष्ट रूप से ये नहीं कहती, बेसिकली ये धारा जो है महिलाओं को प्रोटेक्शन देती है, लेकिन वाइस वर्सा भी तो हो सकता है विक्टिमाइजेशन महिला की तरफ से हो रहा हो पुरुष का, तो इसके लिए पुरुष को भी अपने एविडेंसेस जुटाने होंगे। बेसिकली हम ये इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं क्योंकि 498 धारा का जो है मिसयूज बहुत होता है। छोटी छोटी जो ट्रिवियल इश्यूज होते हैं, सब्जी में नमक नहीं डाला, इसमें वो नहीं डाला है, मेरे को पियर जाना है, मायके जाना है, मेरे भाई से बात क्यों नहीं करी, मैं मेरे भाई से बात कर रही थी, आपने मुझे बात क्यों नहीं करनी दी, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के और महिलाएं जो है वो पुरुष के खिलाफ क्रुएलिटी का सेक्शन लगाने के लिए पहुंच जाती है। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, काल्पनिक आधार पर नहीं कह रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा है, 2017 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिवियल इश्यूज को लेकर के और इसका मिसयूज किया जाता है। तो हम महिलाओं से भी यही गुजारिश करेंगे कि इस धारा का मिसयूज ना करें, इसका यूज करें। अगर वाकई में आपके साथ में क्रुएलिटी हो रही है तो आप डेफिनेटली FIR दर्ज कराएं और अरेस्ट भी करवाएं, लेकिन उतना ही प्रोटेक्शन पुरुष को भी प्राप्त है, वाइस वर्सा। पुरुष भी इस धारा का वाइस वर्सा यूज कर सकता है। ऐसा भी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी 2-3 दिन पहले एक जजमेंट दिया है, उसमें कहा है कि व्हाई नॉट फॉर मेल आल्सो, महिलाएं भी तो पुरुष को प्रताड़ित कर सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि महिलाओं के खिलाफ हम बोल रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी पुरुष को प्रताड़ित कर सकती हैं, करती हैं। बहुत से केसेस हैं इस प्रकार के, स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मिसयूज होता है। राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2017 का एक जजमेंट है। तो हम तो ये चाहेंगे कि किसी प्रकार की क्रुएलिटी ना हो, सब परस्पर हिलमिल कर चले, परस्पर हिलमिल कर चले, परस्पर हिल मिल कर चले, राग द्वेष का क्या काम है। क्लियर? इसलिए मेहरबानी करके आप आराम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, लेकिन यदि कानून का सहारा लेना है तो 498 धारा दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। बात केवल इतना है कि हम इसको किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, एविडेंसेस किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, और वाकई में क्रुएलिटी घटित हो रही है या नहीं घटित हो रही है। वी हैव टू प्रूव फर्स्ट बिफोर द पुलिस एंड देन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो इतना ही। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से हम आपको वीडियोस डालते रहेंगे और आपका जो ज्ञान है कानून के दायरे को लेकर के आप बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ की जानकारी सबको होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। सी यू वेरी सून। बाय बाय।